वेलकम टू चहल एकेडमी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की +2 पार्टीशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। आप सब जानते होंगे कि अभी तक हमने इस सीरीज के अंदर मेजर टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है और आज मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, इन स्वदेशी मूवमेंट बताऊंगा। इससे पहले कि हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को शुरुआत करें और देखें कहां से शुरू हुई, आप सब जानते होंगे कि भारत के अंदर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रहा और उस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जो सबसे बड़े लीडर साबित हुए, जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। भारत के इतिहास यानी कि मैं बात कर रहा हूं राजा राम मोहन राय की। आप सब जानते होंगे कि राजा राम मोहन राय ने भारत के इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ये वो समय था जब भारत को नेशनलिज्म की जरूरत थी, या आप ये कह सकते हैं कि सर ये वो समय था जब भारत को यूनिटी में लाने की जरूरत थी, और फाइनली ये काम राजा राम मोहन राय के द्वारा हुआ। 19वीं सेंचुरी भारत के इतिहास का एक ऐसा सच है जो हमें और आपको मानना पड़ेगा कि यहीं से वो एकता की भावना शुरू हुई। 1857 की क्रांति की हार अभी हम लोगों को बहुत रिसेंटली याद होगा। उस समय राजा राम मोहन राय की ख्वाहिश ये थी कि भारत के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर हो, और उनका एक स्लोगन कि लेट्स ब्रिंग ईस्ट एंड वेस्ट टुगेदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ब्राह्मो समाज और राजा राम मोहन राय का कंट्रीब्यूशन भारत के इतिहास में क्या रहा, और क्या ये हम कह सकते हैं कि यदि अगर गांधी ना होते तो क्या भारत आजाद होता। बात तो सच है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर गांधी को जो कुछ मिला वो उस स्टेज पे मिला जब ऑलरेडी काफी सारी चीजें हो चुकी थी। अब मैं बात कर रहा था ओरिजिन ऑफ आईएनसी। अगर आपको याद होगा कि जब हम आईएनसी की बात करते हैं, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, जिसका गठन 1885 में हुआ, लेकिन हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आईएनसी को बनाने के पीछे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ है। वो कैसे, आप जानते होंगे कि आईएनसी से पहले भारत के अंदर काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव थी। वो आप बंगबासा प्रवासिका सभा की बात कर लें, जमींदार एसोसिएशन की बात कर लें, ईस्ट इंडिया की बात कर लें, इंडियन लीग की बात कर लें, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की बात कर लें। ये वो सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो आईएनसी से पहले काम कर रही थी, बट चूंकि उनका काम करने का जो ढंग था, तरीका था, वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड था, कम था। और फाइनली रिटायर्ड सर्वेंट ब्रिटिशर्स की तरफ से ये डिसाइड होता है कि हम सब को मिलके भारत के कंसर्न और इन चीजों के ऊपर बात करनी होगी, तो क्यों ना हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो आईएनसी में बनी। अब आप सब जानते होंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले छोटे मोटे काफी सारे इससे हो चुके थे। भारत के अंदर काफी सारी डेथ्स वगैरह, और उसके साथ साथ हमें काफी सारे लार्ज स्केल ऑफ डेथ हमें बंगाल के अंदर देखने को मिले, ग्रेट फैमाइन्स हमें देखने को मिला। तो लोगों की जो हालत थी वो बहुत ज्यादा खराब थी, और उधर से हमारा एल्बर्ट बिल का एक इशू था। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी अंग्रेजी बंदे ने ये कहा कि भारत के लोगों को भी हक देना चाहिए कि वो अगर वो पढ़े लिखे हैं तो उनकी वैल्यू करनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी सरकार इसमें खुश नहीं थी। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मो समाज का एक बहुत बड़ा रोल, मैंने अभी आपको कहा, राजा राम मोहन राय के अंदर हमें देखने को मिला। और क्योंकि राजा राम मोहन राय थोड़ा सा रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी बात कर रहे थे,
और उन्होंने काफी सारी किताबें लिखी, और वो ये चाहते थे कि भारत के अंदर जो लोग हैं, जो रिचुअलिज्म को और जो सुपरस्टिशियस चीजें हैं उनको हटा के भारत के लोग रैशनलिस्ट पर्सपेक्टिव पे और इरेशनल थॉट्स को छोड़ें। और उनका ये मानना था कि ये भारत में पॉसिबल तब है जब लोगों के पास अच्छी एजुकेशन होगी। और उनको ऐसा लगता था कि पीछे जो एजुकेशन सिस्टम रहा है हमारा भारत के अंदर, वो ज्यादातर धार्मिक ही रहा। ज्यादातर लोग सिर्फ पाठशाला या मदरसास के अंदर पढ़ते रहे, और वो एजुकेशन वो सिनेरियो ही क्रिएट नहीं कर पाई जिसके चलते लोग थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचे। अब उन्होंने ब्रिटिश की पॉलिसीज को भी बहुत ज्यादा टारगेट किया। एंड ब्राह्मो समाज में अगर आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय ने 1828 के अंदर ये सोसाइटीज क्रिएट करवाई, और इसमें उनका मेन मकसद था कि लोग आए और इंटेलेक्चुअल बने, और जहां पे वो सारे लोग मिलके ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज के ऊपर डिस्कस करें। और उनका एक मेन था कि जो प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम, जो कि भारत के इतिहास का एक ऐसा कड़वा सच है जो हमें मानना पड़ेगा, और ये हटाने के लिए उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक से मिलकर बहुत सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव पास करवाए, और राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही अंडर फिर इस प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम को भारत में इसको एक ऑफेंसिव नेचर के अंदर देखा गया। लेकिन उस समय राजा राम मोहन राय की जो एक पर्सनैलिटी निकल के आई, बहुत सारे लोग उनकी बात को मानते भी नहीं थे। उनको ऐसा लगता था कि राजा राम मोहन राय थोड़ा सा वेस्टर्न कल्चर को भारत के अंदर ना इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सारी चीजें, लेकिन एक चीज तो सही दिखा रही थी कि अब शायद भारत बहुत ज्यादा अलग पर्सपेक्टिव में अपनी चीजों को देख रहा था। राजा राम मोहन राय का मानना यह था कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और भारत के लोग अगर एक अलग सोच रखेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि शायद आने वाले समय में जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा। ब्राह्मण समाज के बाद और भी हमें काफी सारे अलग समाज देखने को मिले, जिसमें एक आर्य समाज का नाम हमें आता है, और होपफुली आपने दयानंद सरस्वती का नाम सुना होगा। आर्य समाज का गठन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हुआ, और ये सारे समाज में अगर आप देखेंगे तो उनका मेन मकसद था कि एक रिवाइवल मूवमेंट थी। और जब मैं रिवाइवल का वर्ड यूज कर रहा हूं तो मतलब एक दोबारा पुनर्जन्म की बात कर रहा हूं। उनका ये मानना था कि हमें अगर हम अपना पास्ट देखें तो हमारा पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि लेट्स गो बैक टू द वेदास, जो उनका एक स्लोगन रहा कि आइए हम वापस चलते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक रिलीजियस पर्सनालिटी की ओर तरफ देखने को मिलते हैं, और उनका ये मानना था कि जो हिंदू हैं वो बेसिकली अपने जो उनका ओरिजिनल रिलीजन है उससे भटक चुके हैं। उनके टीचर ने उनको यही सिखाया था कि भारत के लोगों को हमें सही बताना है कि ये रिलीजन क्या है। और उन्होंने काफी सारे जो उस समय के रिचुअलिज्म थे उनको क्रिटिसाइज किया। उसमें से एक आइडल वर्शिप को लेके बहुत ज्यादा अगेंस्ट रहे, और रिलीजन के ऊपर और उसके अलावा जो शुद्धि मूवमेंट हुई, फिर उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, विमेन एजुकेशन के ऊपर बात की गई, प्रैक्टिस ऑफ सती सिस्टम को कंडेम करने की बात की गई, चाइल्ड मैरिज को। ये सारी चीजें अब जन्म दे रही हैं, एक एटलीस्ट भारत बन रहा, उस भारत का निर्माण किया जा रहा है जो भारत अब आगे जाके अंग्रेजों के शाना बशाना खड़ा होगा और कहेगा कि हमें आजाद करो। ये सारी चीजें जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट 19th सेंचुरी की हैं, यही एक इंपॉर्टेंट रोल बनती हैं जहां पे भारत का आईएनसी का गठन भी होता है। और फाइनली चीजें हमें देखने को मिलती हैं रामकृष्ण मिशन, यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद स्वामी विवेकानंद था। जी हाँ, आपको मानना पड़ेगा कि ये वो एक बड़े लीडर रहे जिन्होंने इनिशियली स्टेज में वो राजा राम मोहन राय के साथ ही थे, उनकी फिलॉसफी को मानते थे, लेकिन फाइनली इनका काफी सारी चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से ये बदल गए, और अपने टीचर से मिलते हैं और उनसे काफी सारी डिस्कशन होती है, और फाइनली स्वामी विवेकानंद भारत के उन चंद लीडर्स में से हैं जिन्होंने हिंदुइज्म को जो है यूरोप तक फैलाया। और फिर आपको याद होगा उनकी एक स्पीच, और वहां पे वो यूनिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि भारत के अंदर इस्लाम और हिंदू और बाकी के मजहबों को, जितने भी रिलीजन है, उन सबको एक होना पड़ेगा। इन्होंने भी काफी सारी लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल्स,
अपने टीचर के नाम पे बनाई और भारत के अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया। वैसे पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा दूर दूर रहे, लेकिन इनका मेन मकसद था कि जो भगवान पाने का सही ढंग है वो यह है कि सर्विस ऑफ मैनकाइंड टू सर्विस ऑफ गॉड का मतलब वही कंसेप्ट कि भगवान पाने का सही तरीका है कि आप लोगों की मदद करें। ये सारी चीजें 19th सेंचुरी की एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इसी के बाद आप देखेंगे कि लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आ जाएगी, एक यूनिटी क्रिएट होगी, एक नेशनलिज्म की भावनाएं आएंगी, जिसके चलते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन होगा। फाइनली हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले पहले भारत के अंदर काफी सारी, मैंने अभी कहा कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो जमींदारी एसोसिएशन की बात करें या उसको आप लैंड होल्डर सोसाइटी, भले ही ये सोसाइटी जो थी ये कोई ज्यादा काम नहीं कर पाई आम इंसान के लिए, क्योंकि इसका जो गोल था वो बहुत लिमिटेड था। और टैगोर जी के, देवकन्नाथ टैगोर जी के अंदर ये हुआ। और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी को बनाया गया जो 1843 के अंदर बनी। ये भी कुछ खास ज्यादा नहीं कर पाई, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले बनी, इन ऑर्गेनाइजेशन का एक लिमिटेड सिनेरियो था, एक जो इंटरेस्ट था वो बहुत छोटा था। उसके अलावा भी भारत के बाहर भी काफी सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन खोली गई। वो दादा भाई नौरोजी की बात कर लें, फिरोज शाह मेहता की बात कर लें आप, बस 1866 के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोशिश ये थी कि किसी तरीके से अलग अलग लेवल पे सब लोग कोशिश कर रहे थे कि लोगों को अवेयर किया जाए, बट इशू ये था कि हर कोई अलग अलग लड़ रहा था, जिसके चलते हुए यूनिटी की बहुत प्रॉब्लम थी। और फाइनली समय आ गया 1885 का, और एओ ह्यूम ने डिसाइड किया, उस समय वाइसराय के साथ मिलकर लॉर्ड डेफरिन जो है वो इंडिया के वाइसराय थे, उनसे मिलकर ये बात हुई कि जिस तरीके की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भारत में बनी है, एक डर है। अभी 1857 का वो रिवॉल्ट अभी याद था, ऐसा लग रहा था कि शायद भारत को एक अलग अलग पर्सपेक्टिव दिया जाता है कि आईएनसी क्यों बनी, एक वो अलग विषय है, और उसके पीछे के पर्सपेक्टिव लाला लाजपत राय अलग देते हैं। लेकिन एओ ह्यूम डेफरिन से मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि भारत को एक ऐसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दी जाए जहां पे हम भी उनके साथ रहे, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आखिर ये क्या कुछ कर रहे हैं। ये काफी सारी फाउंडेशन, सार्वजनिक सभा, फिर इंडियन लीग मूवमेंट बनी, फिर मद्रास महाजन सभा बनी, और फाइनली आईएनसी का गठन एओ ह्यूम के अंडर, जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, एक रिटायर्ड सर्वेंट हैं, और फाइनली भारत के लोगों से मिलते हैं और उस समय के वाइसराय को कहते हैं कि ये बहुत जरूरी हो चुका है कि हमें भारत के अंदर एक आईएनसी, यहाँ पे वो लिखते हैं कि विद द सोल पर्पस सर्विंग अ प्लेटफॉर्म, हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इनको अलग अलग ये रहे तो ये हमारे लिए एक थ्रेट भी बन जाएंगे। अब इसके दो पर्सपेक्टिव हो सकते हैं, मैंने इससे पहले भी क्लासेस के अंदर कहा है कि देखिए, अगर आप एओ ह्यूम को देखेंगे तो दो हैं कि कुछ ये मानते हैं कि जो आईएनसी उस समय बनाई गई वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई, और कुछ का ये मानना है कि ठीक है, अगर ये आईएनसी बनाई भी गई लेकिन बाद में ब्रिटिश को खुद ही नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इसी आईएनसी के अंडर ही तो भारत फिर आजाद भी हुआ। इनिशियली स्टेज के अंदर जब हम आईएनसी को देखते हैं तो एक मॉडरेट फेज चला जो 1885 से 1905 तक चला, फिर 1905 से 1915-16 तक ले सकते हैं आप, फिर एक एक्सट्रीमिस्ट फेज भी देखने को मिला। लेकिन ये बात तो तय है कि फिर भारत को जो आजादी मिली है वो तो आईएनसी के अंडर मिली है, तो वो क्रेडिट भी आप छीन नहीं सकते। भले ही एओ ह्यूम की चाल थी या लॉर्ड डेफरिन की, इनिशियली स्टेज के अंदर हमें देखने को मिला कि मॉडरेट बहुत ज्यादा क्लोज थे लॉर्ड डेफरिन के साथ या एओ ह्यूम के साथ, और वही मेथड था कि पिटिशन देनी है, मीटिंग करनी है। फाइनली अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो मॉडरेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है, भले ही कुछ खास नहीं कर पाए इंडियन काउंसिल एक्ट के अलावा तो भारत को कुछ मिला नहीं, लेकिन सॉल्ट टैक्स की बात करने वाले यही लोग थे, एक्सपेंडिचर आर्मी पे जो खर्च हो रहा था यही लोग थे, उस समय स्वराज की बात करने वाले यही लोग थे, एजुकेशन को बढ़ावा देने वाले लोग यही थे, जुडिशरी सिस्टम को इंडिपेंडेंट करने वाले लोग यही थे, उस समय इन्होंने कहा था सेपरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, यही लोग थे। तो इनका भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। फिर वो दादा भाई नौरोजी की बात कर लें या डब्ल्यू.सी. बैनर्जी की बात कर लें, जो कि पहले प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के, और यही से गठन एक शुरू होता है टिल 1947 तक।
तो वो चीज भी हमें याद रखनी पड़ेगी। और इसका दूसरा नेगेटिव एस्पेक्ट तो ये है कि देखिए आईएनसी बनाने के पीछे शायद मे बी एओ ह्यूम और इन सब का ये था कि शायद हम लोग इनको टैकल सही से कर पाएंगे, एक ही जगह होंगे तो हम लोग पकड़ लेंगे कि क्या कर रहे हैं भारत के लिए। तो वो एक अलग पर्सपेक्टिव में देखा गया और फाइनली 1885 के अंदर और पहला गठन जो है वो WC बैनर्जी के अंदर हुआ। और इनिशियली स्टेज के अंदर तो वही वाले किस्से चलते रहे कि इसको टी पार्टी सिस्टम कहा जाता है कि ये लोग जाते थे, बात होती थी, लेकिन कोई खास चीज नहीं देखने को मिली। बस ये है कि मेमोरेंडम दिए गए, पिटिशंस दिए गए, भारत के अंदर हालात जो खराब थे उनके ऊपर बात की गई। और आहिस्ता आहिस्ता इनिशियली स्टेज के अंदर जो आईएनसी का पहला पार्ट था उसमें ज्यादातर एलीट क्लासेस के ही लोग थे और ज्यादातर बंगाल से ही लोग आते थे। इसीलिए मुस्लिम यानी कि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि आईएनसी तो एक हिंदू पार्टी है। फिर चलते हुए बाद में आईएनसी ने एक बड़ा एक अच्छा फॉर्म बनाया था कि आईएनसी के अंदर अलग अलग प्रेसिडेंट रहेंगे और ताकि वो एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी बने। फिर इसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत बड़ी पार्टी बन के निकली। और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो गांधी जी ने खुद कहा था कि कांग्रेस कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक मूवमेंट है जिसके थ्रू हम भारत को आजाद करेंगे। और वो देखने को मिला भी। एंड आफ्टर 1947 जो चीजें हैं वो कुछ अलग फिर देखने को मिली। उसके अलावा फिर ये हमें फाउंड करते हैं WC बैनर्जी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा, दादा भाई नौरोजी जो दूसरे प्रेसिडेंट बने, फिर बदरुद्दीन तैयब जी, फिर फिरोज शाह मेहता हो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी हो, रमेश चंद्र दत्ता हो, बहुत बड़े बड़े नाम। और गोपाल कृष्ण गोखले जी, हाँ 1905 का आपको याद होगा वो सेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था स्वदेशी मूवमेंट के लिए। सो एक बहुत बड़े लीडर उभर के हमें जो है वो आईएनसी से देखने को मिले। ये सारे के सारे मॉडरेट फेज से थे जहां पे अलग तरीके से चीजों को डिमांड की गई। और फिर यहीं से जन्म हुआ एक्सट्रीमिस्ट का भी, जहां पे हमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल भी मिले। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर हम बात करें, जो अभी हम सेफ्टी वेल थ्योरी की बात कर रहे थे कि लॉर्ड डिफरिन और कहीं पे ह्यूम का ये कहना था, क्योंकि लाला लाजपत राय ये मानते थे कि ये कॉन्स्पिरेसी, इवन मार्क्सिज्म हिस्टोरियंस भी ये मानते थे। हाउएवर स्मॉल पार्ट ऑफ ट्रूथ की ये थ्योरी काफी सारे लोगों ने इससे मना भी किया कि ऐसा नहीं था, या फिर आप वही वाली बात कहते हैं कि हो सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को अंग्रेजी सरकार एक यूज करना चाहती थी, एक ट्रैप में डालना चाहती थी। बट बाद में हम ये कह सकते हैं कि अगर ये बात सच भी है तो हिस्टोरियन लाइक बिपिन चंद्र ऑब्जर्व अर्ली कांग्रेस लीडर यूज एओ ह्यूम एज ए कैटलिस्ट। तो फिर वो कहते हैं कि फिर इन्होंने भी तो एओ ह्यूम का यूज किया कि उनको पहले कुछ बोला और फिर बाद में आजादी की डिमांड भी की। अर्ली ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको कह चुका हूं कि देखिए आपको ये मानना पड़ेगा कि कुछ खास चीजें नहीं मिली। ये सिर्फ इन चीजों पे बात करते रहे कि भारत की एजुकेशन की बात करें, नेशनलिस्टिक इंडियनाइजेशन, लोगों की विचारधारा, सॉल्ट टैक्स के ऊपर बात हुई। तो अर्ली ऑब्जेक्टिव कोई इसका खास हमें देखने को नहीं मिला। लेकिन क्योंकि एक मॉडरेट फीस्ट है और आप सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली स्टेज में एक मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश कर रही और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी जुड़ रहे थे। बहुत सारे फैक्टर्स थे उसके पीछे। काफी सारे लोग अभी तक आईएनसी को समझ नहीं पाए। काफी सारे लोग ऐसा समझते थे कि आईएनसी सिर्फ बंगाल की एक पॉलिटिकल पार्टी है। बट बाद में बेसिक आइडियोलॉजी वही था कि सोशलिज्म क्रिएट करना है, लिबरलिज्म क्रिएट करना है। फिर इसमें गांधीज्म आ जाता है, कंजर्वेटिज्म आ गया। फर्स्ट प्लेस अगर देखेंगे तो 1920 के अंदर कांग्रेस की जो वेस्टर्न थॉट्स का कंसेप्ट भी है वो भी यहीं से आया हमारा। और ड्यूरिंग द अर्ली डेज कांग्रेस को ज्यादातर अगर आप देखेंगे मिल्टन, बर्की, मिल, मैकेले, स्पेंसर वाज ए डोमिनेंट फैक्टर। उनकी आइडियोलॉजी बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे देखने को मिली और इस तरीके से एक कंप्लीट आईएनसी का गठन हुआ। अब देखना ये होगा कि आखिर लॉर्ड कर्जन क्या करेंगे। आप सब जानते होंगे कि 1885 से लेके 1905 का जो ये समय बीता सब कुछ सही था, लेकिन 1905 के अंदर चीजें बदली। 1905 के अंदर लॉर्ड कर्जन जो है वो वाइसराय बने। इनिशियली स्टेज के अंदर ब्रिटिशर्स और मॉडरेट की अच्छी खासी बनती थी, लेकिन बाद में ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिशर्स को भी कांग्रेस खलने लगी थी। और कांग्रेस खलने लगने का मतलब ये हो गया कि लॉर्ड कर्जन खुद कह रहे हैं कि मैं जब तक हूं मैं ये चाहता हूं कि नेशनल कांग्रेस गुट के खत्म हो जाए। और उन्होंने अपनी फिलॉसफीज और पॉलिसीज का इस्तेमाल किया और भारत का विभाजन भी कर दिया।
नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आखिर क्या था पार्टीशन ऑफ बंगाल और क्यों हुई थी स्वदेशी मूवमेंट। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।